नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 15 मार्च तक अपने नए अध्यक्ष का ऐलान कर देगी। तो अब ये नया अध्यक्ष कौन होगा, इसके ऊपर चारों तरफ चर्चाएं गर्म हैं और इस बारे में हम भी पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या उसमें कोई अंतर आया है? क्योंकि चर्चाओं का मंतव्य ये है कि भाई आखिरकार जेपी नड्डा को यदि रिप्लेस किया जाएगा तो उसका क्या क्राइटेरियन होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो जेपी नड्डा को समझ लें कि भाई जेपी नड्डा को क्यों नॉमिनेट किया गया। आपको यदि ध्यान हो तो जब अमित शाह को बनाया गया था अध्यक्ष, तो उस समय भी जेपी नड्डा का नाम उसमें लाइन में था। जेपी नड्डा को जाना जाता है कि वो संगठन से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय तक। तो अब जो भी नया आएगा, अब जेपी नड्डा उससे पहले सरकार में भी रह चुके थे, हेल्थ मिनिस्टर थे और हिमाचल में उनका बहुत बड़ा अनुभव है। वैसे तो वो चाहते थे कि भाई वो किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं और अध्यक्ष बनने के बाद में उन्होंने एक मुख्यमंत्री के लिए एक फैक्शन जो था वो भी वहाँ पे क्रिएट किया, क्योंकि वो छुटकारा पाना चाहते थे धूमल फैक्शन से। धूमल यानी कि जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं, उनके पिताजी। तो क्राइटेरिया क्या था जेपी नड्डा को बनाने का? मुख्य क्राइटेरिया था कि वो विश्वास पात्र थे मोदी जी के, एक बात, और दूसरी बात ये कि उनको संगठन का अच्छा अनुभव था। तो इन दो क्राइटेरिया पर उनको चुन लिया गया। उनके चुनाव में उस समय 2019 में चूँकि मोदी जी बहुत ताकतवर हो चुके थे, तो आरएसएस की उसमें बहुत ज़्यादा नहीं चली दिखती है और उनके इच्छा अनुसार जेपी नड्डा नॉमिनेट हो गए। लेकिन आज जो है वो स्थितियाँ थोड़ी सी परिवर्तित हैं। तो कोई भी जो अध्यक्ष बनेगा तो उस अध्यक्ष बनने के लिए उसके लिए क्या नेतृत्व क्षमता चाहिए, उनमें क्या गुण होने चाहिए, यदि ये हम पहले समझ लें तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि भाई कि कौन से लोग जो हैं वो अध्यक्ष बन सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बिंदु है वो ये है कि वो व्यक्ति संगठन में अनुभव रखते हुए रहना चाहिए, उसका संगठन में अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हाँ, निश्चित रूप से उसे प्रधानमंत्री का विश्वस्त होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने कोई पावर सेंटर नहीं खड़ा हो सकता। तो प्रधानमंत्री जो है वो सीनियर भी हैं और संघ के भी सीनियर प्रचारक हैं। तो हर स्थिति में उसका तालमेल प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए। लेकिन एक तीसरा फैक्टर और आ गया है इस बार कि उसका संघ से भी तालमेल होना चाहिए, संघ से भी तालमेल होना चाहिए। तो अब इन बिंदुओं पर कौन खरा उतरता है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस बार जो है वो थोड़ा एक्सपेंशन करना है साउथ में, तो इसलिए साउथ में से हो सकता है कि अगला जो अध्यक्ष हो वो साउथ से हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब साउथ से न केवल अध्यक्ष साउथ से हो, वो महिला भी हो। अब आप ये जानते हैं कि संगठन चलाने के लिए यदि इस प्रकार के कोटा फिक्स किए जाने लगेंगे तो भाई सबसे पहली बात यह है कि संगठन और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए और व्यक्ति जो है वो सबको साथ लेने में, साथ लेकर चलने में सक्षम होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसमें वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का नाम भी चला रखा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी कमी ये है कि उनकी आरएसएस से कभी भी नहीं पटी और इस समय आरएसएस को भी साथ में लेकर चलना एक आवश्यकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस डिक्टेट करे, लेकिन आरएसएस सहमत तो होनी ही चाहिए। और इस क्राइटेरिया पर कि ये जो एक महिला चेहरा है जिसको विचार किया जा सकता था कि साहब के अध्यक्ष बने, क्योंकि ये बीजेपी की कई बार अध्यक्ष रह चुकी हैं, राजस्थान की अध्यक्ष तो कई बार रह चुकी, लेकिन हर बार इनका टकराव होता था। ये टकराव के लिए जानी जाती हैं, इनका टकराव
आरएसएस से भी होता था और इनका टकराव जो है वो शीर्ष नेतृत्व से भी होता था। यानी 2003 से 2008 का जो इनका कार्यकाल था, जिसमें केंद्र में सरकार नहीं थी, तो ये पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता करती थी। ये कोई भूला नहीं है, इसलिए इस नाम को तो लोग भूल जाएं। दूसरा जो महिला के रूप में नाम आ रहा है सामने, वो आ रहा है निर्मला सीतारमण का। अब निर्मला सीतारमण का क्यों आ रहा है? वो केवल महिला होने के कारण हो जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का किसी भी प्रकार का संगठन का अनुभव नहीं है। उनका अकेला संगठन का अनुभव इतना ही है कि वो पार्टी प्रवक्ता रही हैं, मुख्य पार्टी प्रवक्ता वो रही हैं 2009 से लेकर और 2014 तक। तो ये उनका संगठन में अनुभव है, जो कि पर्याप्त नहीं है। संगठन का अर्थ होता है संगठनात्मक कार्यों का जो आपका अनुभव नीचे से जड़ से जुड़ के जो होता है, उसकी बात हो रही है। फिर जो और साउथ से और किसी का नाम आ रहा है तो जी किशन रेड्डी का नाम आ रहा है, बंडी संजय कुमार का नाम आ रहा है। बंडी संजय कुमार बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत एग्रेसिव भी हैं, लेकिन उनके समक्ष ये आ रहा है, ये देखिए वो तेलंगाना के अध्यक्ष थे, लेकिन तेलंगाना के अध्यक्ष से उनको हटाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक खेमा जो था वो उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। तो उनका जो एग्रेशन था वो उनके लिए नेगेटिव बना। तो बंडी संजय कुमार को इसमें से आप डिस्काउंट कर सकते हैं। फिर कौन बचा? जी किशन रेड्डी। जी हाँ, यह एक ऐसा नाम है जो संगठन से भी जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री का विश्वस्त भी है, और प्रधानमंत्री के विश्वस्त होने के साथ साथ उसको सरकार का भी अनुभव है। लेकिन क्या आरएसएस इनको सपोर्ट करेगा? यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसे इनका तो ये एबीवीपी से आए हुए हैं, तो ऐसा कोई इनसे आरएसएस का विरोध होगा ऐसा भी मैं नहीं समझता। लेकिन हो सकता है कि आरएसएस के कुछ अन्य प्रेफरेंसेस हों, ये संभव है। लेकिन यदि ये तय हो गया आरएसएस के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में कि साउथ से बनाना है, तो ये जी किशन रेड्डी का नाम आप ये मानिए कि ये सबसे आगे रहेगा। दूसरा नाम जो साउथ से लिया जा रहा है वो प्रहलाद जोशी का लिया जा रहा है, लेकिन वो प्रहलाद जोशी का संगठन से ताल्लुक़ है, और ये भी है प्रधानमंत्री के विश्वस्त भी हैं, सरकार में भी अनुभव है, लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है उसमें वो संभवतः पीछे रह जाएंगे। अब आइए चलते हैं कुछ मुख्य किरदारों पर। जो 4-5 नाम जो ऊपर जिनका नाम आ रहा है, जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है, वो एक तो है शिवराज सिंह चौहान, और एक है भूपेंद्र यादव, एक है धर्मेंद्र प्रधान, एक है मनोहर लाल खट्टर। इनके नाम ऊपर आ रहे हैं। इनके नाम पर ऐसा बताते हैं कि इनके नाम पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। तो यदि इनके नाम पर गंभीरता से चर्चा हो रही है तो फिर इसमें से आप किसको प्रेफर करेंगे? यदि देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, इन्होंने दोनों ने ही रिजल्ट दिए हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव इस रेस में से ऐसी सूचना आ रही है कि इस रेस में पीछे हैं भूपेंद्र यादव। कई कारण बताए जाते हैं, और ये भी संभव है कि चूँकि सारी लड़ाई यादवों से है आगे के 5 सालों में, तेजस्वी यादव से है, अखिलेश यादव से है, तो इसलिए भूपेंद्र यादव को सामने लाने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उल्टे जो यादव वर्सेस अदर्स का जो एक बाइनरी बनी हुई है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, वहाँ डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो इस क्राइटेरिया में इसलिए भूपेंद्र यादव पिछड़ते हैं। फिर कौन बचे? मनोहर लाल खट्टर, शिवराज चौहान और धर्मेंद्र प्रधान। अब इसमें शिवराज सिंह चौहान का वैसे तो यदि आप रेफरेंडम कराएं
आरएसएस में और बीजेपी में सबसे अगर सबकी वोटिंग हो तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो बहुत आसानी से नंबर 1 आ जाएंगे 80% वोट के साथ में। लेकिन यही कारण है कि वो नहीं बनेंगे, क्योंकि फिर उनको एक ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री के सामने एक उतना ही बड़ा व्यक्तित्व आ गया है जिसका अपना खुद का एक बेस है। वैसे यदि देखा जाए तो जैसे अटल जी और आडवाणी जी के समय में होता था कि दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, संगठन के महारथी आडवाणी जी थे और सरकार के महारथी अटल जी थे। लेकिन ये कारण जो है जो हम जानते हैं उसमें से ये इनके नेगेटिव जा सकता है। तो अंत में जो बात चल रही है और जो और भी अन्य स्थानों पर भी यही बात चल रही है कि भाई मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान इनमें ही दावेदारी है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि मोदी जी सरप्राइज़ देने में एक्सपर्ट हैं। हालांकि जेपी नड्डा के समय कोई सरप्राइज़ नहीं थी, सामान्यतः लोगों को पता था कि जेपी नड्डा ही बनेंगे। लेकिन इस बार भी अगर कोई सरप्राइज़ नहीं होती है तो ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, जी किशन रेड्डी और मनोहर लाल खट्टर और आपके धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई ना कोई बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।